हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 जो कि गणित का आपका सिलेबस है। मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको समय निर्धारित होता है कि 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आप पढ़ने के लिए और 70 का पूर्णांक होता है, ये सभी को पता है। मॉडल पेपर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ये सभी को पता है। इस प्रश्न में 2 खंड होते हैं, ये सभी को आपको पता है। 20 जो आपका खंड होगा वो पहला वाला खंड 20 क्वेश्चन होंगे जो एमक्यूएस के होंगे, अर्थात आपको ऑब्लिक का चिन्ह होगा, उसको सिलेक्ट करना होगा। तो चलो हम ऑब्लिक वाला हल करते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है। एक संख्या यदि 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, आपको फार्मूला हमने बताया था। फार्मूला यहाँ पर लगता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो दूसरी संख्या वहीं की वहीं रह जाएगी और पहली संख्या दोनों के गुणनफल के नीचे चली आएगी। तो 12 और 3 का 60 और 3 का गुणा करेंगे और नीचे करेंगे 12। तो 12 से 60 को काटेंगे, 12 पंछे 60 हो जाएगा, यानी 5 आएगा। और 5 से अगर हम 3 को गुणा करेंगे तो 5 तियां 15, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिखिए, और अगर आपको आ रहा था आंसर तो कमेंट में लिखिए आंसर नंबर 2। ठीक, चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन, एक शून्येतर प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल होता है। चलो इसका आंसर आप ही लोग दो, बराबर कमेंट में करो क्या है आंसर। हम वेट करते हैं कुछ सेकंड का। चलिए देखते हैं कितने किसने लोगों ने आंसर दिया। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है सदैव एक, क्या होता है, अगर शून्येतर मतलब क्या होता है, जिसका मान शून्य ना हो, शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। ठीक, तो सदैव यह क्या होता है, आप बताइए। सदैव अप्रमेय संख्या होती है। क्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है। क्योंकि जैसे मान लो 1/2 लिखा है और अंडर रूट क्या लिखा है, 3 लिखा है। जब हम गुणा करेंगे तो आएगा आंसर क्या, √3/2। तो √3/2 क्या होगा, अप्रमेय संख्या होगा। बहुत बढ़िया, गुड। चलो नेक्स्ट, तीसरा वाला कह रहा है रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y और -20 इक्वल 0 के हल होंगे। तो हल होंगे, इसका हमने आपको पढ़ाया है। क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे कि परिमित हल होंगे कि कई हल होंगे कि अनेक हल होंगे। ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है। कैसे पढ़ाया है कि पहले समीकरण को आप तुलना करोगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। इसको हम तुलना करते हैं। तो a1 का मान आएगा 1, a2 का मान आएगा 4, B1 का मान आएगा 2, B2 का मान आएगा 8, C1 का मान आएगा -5, C2 का मान आएगा -20। ठीक, जब हम रखते हैं सबको बटे में तो 1/4, 2/8 और 5 कितना आएगा, 20 आएगा। और काटेंगे तो सभी समान हो जाएंगे। समान मतलब एक सीधी रेखा में, यानी कि तीनों इक्वल होंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, अगर तीनों बराबर होते हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। जब समीकरण तीनों बराबर होते हैं तो इसके अनेक हल निकल के आते हैं। तो आंसर होगा दूसरा। चलिए तीसरा वाला पढ़ते हैं। आपको आंसर बताना है कमेंट में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो। क्या होगा आंसर इसका, फटाफट बताओ। चलो चलिए, जिसका आंसर है ठीक है। देखो आंसर में क्या मिलेगा आपको, जब ऐसा कोई सवाल हो तो फटाफट क्रमशः वाले, यानी 70 से 5 को घटाओ, 125 से 8 को घटाओ। जो आएगा उसको आप क्या करोगे, भाग विधि जो होता है आपका एचसीएफ निकालने का, वो निकालते हुए चले जाओ। भाग विधि से एचसीएफ निकालना हमने सिखाया है आपको, ठीक है। काटते हुए चले जाओ तो 65 आएगा। 70 से हम 5 घटाएंगे 65, 125 से 8 घटाएंगे 117 आएगा। तो हम एचसीएफ निकालते चले जाएंगे, या फिर आप सीधा सीधा शॉर्ट में एचसीएफ निकाल लो। 65 और 70 का निकालोगे
तो 13 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 इज करेक्ट आंसर, अर्थात 1 नंबर बिल्कुल आंसर सही है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। इसका 2 तरीका है आपके पास, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज जो होते हैं, जैसे 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो ये सभी चीजें यानी 3, 6, 9 और 12 और 15 इनको जोड़ लो, जो आंसर आएगा वो सही होगा। दूसरा तरीका क्या है? 3, 6, 9, 12, 15 लिखो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला फार्मूला लगा दो, तो 5/2 और ब्रैकेट में 3 प्लस 15 जोड़ेंगे, 3 और प्लस 15 तो हो जाएगा 18 और नीचे 2 था काट देंगे तो कितना आएगा? 9 और 9 पछे 45, यानी कि पहला आंसर इसका भी सही है। चलो बहुत अच्छा। नीचे 6 नंबर क्या कह रहा है कि ये सवाल बड़ा है, ध्यान से देखना इसको। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन इसमें भी कह रहा है, ये आंसर नहीं है आपका, ये कथन पढ़ना है आपको। दिए गए समीकरण के विविध कर 0 से कम है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका? समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविध कर शून्य है, उसके बाद समीकरण के मूल वास्तविक है। इसी में आपको आंसर देखना है और आंसर जो है आपका नीचे ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आंसर ये, ठीक। तो ये आपका आंसर लगा हुआ है। ए बी दोनों सही है कि ए डी सही है कि सी डी सही है कि केवल ए सही है। तो इसमें आप क्या करते हो, जब विविधकर की बात आती है तो हम जानते हैं कि विविधकर कहाँ लगता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। जब ये फार्मूले पर हम इस सूत्र को अप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा आंसर? 8 आएगा। डी की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी, मतलब -8 आती है, तो जब हम हल करेंगे तो -8 आएगा और -8 जो होगा वो क्या होगा? विविधकर 0 से कम होगा, यानी पहला वाला आंसर सही है। बी, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, सीधी सी बात है। अगर 0 से बड़ा होता, 0 के बराबर होता तो वास्तविक होने के चांसेस थे, ये काल्पनिक है। तो ए और बी जो इसमें ऑप्शन दिख रहा है आंसर में, यानी कि आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलो डी पर हम लोग सॉरी 1 पर हमारा सही है। फिर उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्या है? AOBC एक आयत बनाएंगे जिसके शीर्ष क्या होंगे? इतने 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 होंगे, विकर्ण ज्ञात करना है। अरे कुछ ना देखो भैया, विकर्ण ज्ञात करना है, ए बी के बीच की दूरी निकाल लो, बस आंसर हो जाएगा। विकर्ण जब बनाओगे AOB तो ये विकर्ण क्या बनेगा? AB बन जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा था इसमें 4 है ही नहीं, आयत में तो 4 होते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। AB के बीच की दूरी निकाल लो। अब दूरी निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया है, क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करोगे तो देखो पहले वाले में 0 है, दूसरे वाले में भी 0 है, तो दोनों में हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर हमको करना है, बिल्कुल स्क्वायर करना है। तो 50 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और प्लस 3 त्रिक का 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, √34 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है यदि समीकरण x² + kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल इतना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है, जहां पर मूल की बात करता है वहां पर हम जो मूल दिया रहता है उसको x की वैल्यू पर रख देते हैं और x की वैल्यू पर रखने के बाद आप हल करेंगे तो k की वैल्यू जो आएगी 8 आएगी, सॉरी 2 आएगी, अर्थात पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। इसका अगला नंबर सवाल देखेंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं? देखिए थेल्स प्रमेय हमने आपको पढ़ाया था। थेल्स प्रमेय में कहता है कि यदि इसके संगत कोण बराबर हो और दूसरा इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा, उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भैया उपर्युक्त दोनों सही है, यानी ऊपर वाले दोनों आंसर सही हैं। क्यों सही है? क्योंकि संगत भी होना जरूरी है समरूप होने के लिए और अनुपात भी बराबर होना जरूरी है, ठीक है। तो तीसरा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में सी जो है समकोण है, त्रिभुज बनाइएगा एबीसी और सी को समकोण मानिए। एसी जो हो जाएगा आपका वो 3 है, यानी कि लंब का कार्य करेगा एसी, अगर ए ऊपर रखते हैं आप तो।
और BC 5 हो जाएगा, ठीक? अब BC 5 होगा मतलब आधार ही बनेगा, सीधी-सी बात है। तो BC 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कर्ण जब हम निकालेंगे अर्थात न C के सामने बनेगा कौन? AB। अब इसमें AB दिया नहीं है, AB हो जाएगा आपका कितना? 5। पाइथागोरस प्रमेय से हल करोगे तो आ जाएगा। तो C से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी? अगर हम समकोण जहाँ पे 90 है वहाँ से AB पर खींचेंगे यानी कर्ण पर खींचेंगे तो 90 अंश का कोण बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक? जब 90 अंश बनाएगा तो हम यहाँ पर भी एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएँगे और जो AB भुजा है यानी कर्ण उसको आधा करेंगे, माध्यिका है तो आधा तो करेगा ही करेगा, 5/2 अर्थात 2.5 हो जाएगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे भैया तो आपका आंसर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ तक 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। बाकी के 10 क्वेश्चन जो नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और आगे तक शेयर करो। मैथ का बेस्ट सॉल्यूशन हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।